हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत शानदार, बहुत जानदार होंगे। तो आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो जो भी मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे JPSC का एग्ज़ाम हो, UPSC का एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, है ना। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और अगर हम JPSC की बात करें, ठीक है, अगर हम JPSC की बात करें तो JPSC में भी ये जो है टॉपिक बिल्कुल मेंशन किया गया है और ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। कितने? 3 से 4 क्वेश्चन जो है JPSC में भी पूछे जाते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा पूछा जाता है। तो कि हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग 3 चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। 3 चीज़ें क्या पढ़ेंगे? इसमें पहला है हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा है डिफेंस टेक्नोलॉजी, क्या है? डिफेंस टेक्नोलॉजी। और थर्ड जो है हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो रॉकेट वगैरह, जो मिसाइल्स वगैरह जो छोड़ा जाता है ना, मिसाइल्स वगैरह, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये 3 चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, 3 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, है ना। बायोटेक्नोलॉजी आज हम लोग पढ़ेंगे और इससे जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला फैक्ट है आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है, ठीक है। आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो जेनेटिक प्रौद्योगिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? जेनेटिक टेक्नोलॉजी। जेनेटिक का मतलब होता है आनुवांशिक, और आनुवांशिक का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें जो है ना दादा परदादा से मिला हुआ हो, ठीक हो। क्या होता है आनुवांशिक? जेनेटिक क्या होता है? फ्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, एक के बाद दूसरे में आता है, उसी को आनुवांशिक बोला जाता है। तो बोल रहा था आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना, ठीक है। अगर कोई आनुवांशिक रोग है, देखते होंगे बहुत से सारे जो है ऐसे बीमारी हैं जो जेनेटिक होती है। अगर आपके दादा परदादा के हैं, आपके माँ बाप के हैं, तो चांसेस होते हैं कि वो बीमारी आपको भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं जेनेटिक डिसीज, यानी आनुवांशिक रोग। जो क्या होता है, जिसमें चांसेस होता है कि अगर फैमिली मेम्बर्स में अगर किसी का कोई डिसीज हो जो कि आनुवांशिक डिसीज हो, जेनेटिक डिसीज हो, तो चांसेस होता है कि वही सेम प्रॉब्लम जो है, सेम बीमारी जो है आने वाले जनरेशन को भी हो सकता है। तो इसकी जो है पहले सूचना प्राप्त करने के लिए कौन सा तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो जेनेटिक टेक्नोलॉजी। जेनेटिक टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना, यानी पहले से सूचना क्या होता है, प्राप्त हो जाता है, पहले से ही इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाता है कि ये बीमारी जो है इसको होने के चांसेस है, बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा। दूसरा है जीनोम का संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा एराबिडोपिसिस, ठीक है। इसका जो सही आंसर क्या होगा? एराबिडोपिस। दूसरा क्वेश्चन है जीनोम का संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर है एराबिडोप्सिस, ठीक है। क्या है? एराबिडोप्सिस नामक पौधे से ही प्राप्त हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पैतृकता यानी हेरिडिटी सिद्ध करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा DNA फिंगरप्रिंटिंग को, ठीक है। DNA फिंगरप्रिंटिंग को ही जो है हेरिडिटी सिद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखते होंगे कि DNA से क्या होता है, अगर कोई बच्चा जो है या फिर किसी का चेक करना है कि वो जो है हमारे फैमिली मेम्बर से है कि नहीं, तो उसका DNA चेक किया जाता है। तो DNA से क्या होता है ना, DNA से जो होता है हेरिडिटी चेक हो जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा।
अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट चीज़, गुणसूत्र यानी क्रोमोजोन, ठीक है, गुणसूत्र, क्रोमोसोम, डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डॉक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एवं हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो क्रोमोजोन होता है, क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम, डीएनए और हिस्टोन, ये सारे क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। क्या बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। याद रखना, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में कि बताओ डीएनए जो होता है किस चीज़ से बना होता है, तो प्रोटीन से। क्रोमोसोम हो गया, डीएनए हो गया और हिस्टोन, ये सारे जो होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट है डीएनए परीक्षण यानी डीएनए टेस्ट की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई, ठीक है। डीएनए टेस्ट जो है किसके द्वारा विकसित की गई, किसके द्वारा डेवलप की गई, तो उसका जो सही आंसर है डॉक्टर एलेक जेफरीज द्वारा, ठीक है। डॉक्टर एलेफ जैक्रिफ द्वारा डीएनए टेस्ट का विकसित किया गया। भारत के किस वैज्ञानिक ने ट्रांसजेनिक सिल्कवर्म, ठीक है, भारत के किस वैज्ञानिक ने ट्रांसजेनिक सिल्कवर्म यानी ट्रांसजेनिक सिल्कवर्म का विकास किया, ठीक है। पूछ रहा है कि भारत के किस वैज्ञानिक ने ट्रांसजेनिक सिल्कवर्म का विकास किया, तो इसका जो आंसर होगा प्रोफेसर गोपीनाथ ने। प्रोफेसर गोपीनाथन ने ही ट्रांसजेनिक सिल्कवर्म का डेवलप किया था। तो ये नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर गोपीनाथन, ठीक है। नेक्स्ट है 2,4-D किसका उदाहरण है, तो खरपतवार नाशी का उदाहरण है। याद रखिएगा 2,4-D किसका उदाहरण है, तो खरपतवार नाशी का उदाहरण है। अब नेक्स्ट है बायोचिप। बायोचिप में क्या होता है, तो बायोचिप में आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन होता है। तो याद रखिएगा जो बायोचिप होता है, तो बायोचिप में क्या होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान नेशनल इम्यूनोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान नेशनल इम्यूनोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान उपस्थित है। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है, यानी कौन से वैज्ञानिक को, किस वैज्ञानिक को प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी का जनक माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को ही वैज्ञानिक के प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है, यानी फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का कौन सा एकमात्र शोध संसाधन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जे तकनीक से संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र हैदराबाद, ठीक है। पूछ रहा है कि भारत का कौन सा एकमात्र शोध संस्थान डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जैव तकनीक से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या होगा सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र, जो कि कहाँ पे है, हैदराबाद में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेंटर कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है, ठीक है। कहाँ पे है, हैदराबाद में। राष्ट्रीय डायरी शोध संस्थान नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका शॉर्ट फॉर्म में NDRI लिखा जाता है, ठीक है, के वैज्ञानिकों द्वारा अगस्त 2010 में हरियाणा के करनाल में गरिमा नामक एक क्लोन भैंस विकसित की गई थी, ठीक है। याद रखिएगा कि नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NDRI के वैज्ञानिक द्वारा 20 अगस्त 2010 को हरियाणा के करनाल में गरिमा नामक एक क्लोन भैंस विकसित की गई थी। क्लोन भैंस, ठीक है। ये एक क्लोन क्या होता है, क्लोन का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी प्रजाति जिसमें अलग तरीके का क्या होता है, एक अलग तरीके का मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, एक अलग तरीके का उसका प्रॉपर्टीज होता है, उसी को क्लोन बोला जाता है। तो क्लोन भैंस जो है सबसे पहले विकसित कहाँ हुआ था, तो हरियाणा में हुआ था। और कब हुआ था, अगस्त 2010 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसी
एक ऐसी जैविक रचना जो एकमात्र जनक माता अथवा पिता से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है क्या कहलाती है। ठीक है, बोल रहा है एक ऐसी जैविक रचना, ठीक है, जो एकमात्र जनक माता अथवा पिता से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है तो क्या कहलाती है, क्लोन। जैसा कि अभी ऊपर में हम आप लोगों को बताया क्लोन क्या होता है। क्लोन क्या होता है, एक जैविक अलग तरीके का जैविक रचना होता है, ठीक है, जो माता पिता के अलैंगिक विधि से उत्पन्न होता है, तो क्लोन। नेक्स्ट फैक्ट है मनुष्य द्वारा निर्मित, ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है हमारा मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक प्रथम जीवित जीव कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा होगा, डाउली। क्या होगा, डाउली। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की है जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी माना जाता है, तो UTX जीन। UTX जीन एक ऐसा जीन है जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि UTX जीन एक ऐसा जीन होता है जो हर प्रकार के कैंसर के लिए बहुत ही उत्तरदायी होता है, बहुत ही यूजफुल होता है उसको नष्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्तर के प्रोग्राम मानव जीनोम परियोजना जिसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहा जाता है, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है कि विश्व स्तर के प्रोग्राम मानव जीनोम परियोजना, ठीक है, कौन सा, मानव जीनोम परियोजना जिसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का बोला जाता है, उसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण करना। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो मानव जीन होते हैं और उनके अनुक्रम का पहचान करना। नेक्स्ट है परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी के जन्म के लिए निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ किया जाता है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना और शेयर करना और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस तरीके का जो इंपॉर्टेंट वीडियो होता है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मेरे YouTube चैनल पे आपको डेली बेसिस पे मिलता रहेगा। ठीक है, इसीलिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो परखनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी के जन्म के लिए फर्टिलाइजेशन कहाँ किया जाता है, तो माता के शरीर के बाहर। ठीक है, जैसा देखते होंगे जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है आजकल एक नया ट्रेंड आया है कि अगर कोई ऐसे दंपति है जो माँ नहीं बन पा रही है कुछ, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन बाहर में किया जाता है और वही फर्टिलाइज एग को फिर उस ओमेन के, उस औरत के यूट्रस में डाला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा परखनली शिशु में टेस्ट ट्यूब बेबी में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो माता के शरीर के बाहर होता है।